चलो, now that we have done vocab part 1, vocab part 2, now it's time to do vocab part 3. ठीक है, vocab part 1 में हमने क्या किया? vocab part 1 में we people did root word. ठीक है, part 2 में we people did confused word. हमने रूट वर्ड किया, हमने कंफ्यूज वर्ड किया, और इसको करने के बाद फिर हमने प्रैक्टिस सेट किया. हमने काफी सारे वर्ड सीखे vocab के थ्रू रूट वर्ड्स, कुछ कंफ्यूज वर्ड्स है. इसी में मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स देते गई, साथ में मैंने आपको कई वर्ड्स का निमोनिक्स भी बताया. तो आफ्टर डूइंग ऑल दीज वर्ड्स देन वी डिड द प्रैक्टिस सेशंस ऑफ बोथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. और हमारा vocab का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज इडियम्स. इडियम्स में भी बच्चों को दिक्कत होती है. वो बोलते हैं कि मैम इतने इडियम्स कैसे याद करें. तो व्हाट आई हैव डन, सारे एक जैसा इडियम्स आपको एक जगह कंसंट्रेट कर दिया है. ठीक है, तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ना पड़े. तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सीरीज ऑफ इडियम्स. ओके, इडियम्स इज मुहावरे. मुहावरे तो सुना होगा, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना. तो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है. मुहावरे जो इडियम्स होते हैं उसके लिटरल मीनिंग नहीं होते. ओके, हर मुहावरे का एक इम्प्लीकेटेड मीनिंग होता है. जैसे मैंने बोला 9 2 11 होना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ 9 + 2 = 11. 9 2 11 होना इज भाग जाना. चलो आज हम इडियम्स का सीरीज शुरू करते हैं. दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ वोकैब. और आज का अलग अलग रखा. जैसे मैन वाला इडियम्स को सारा मैंने एक जगह डाल दिया है. ठीक है, और एक चीज देखना, यहाँ मैन, तो मैन है, इसका मतलब ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ मैन है, वुमेन इंक्लूडेड नहीं है. यहाँ मैन इज इन सेंस ऑफ मैनकाइंड, और ये मैनकाइंड इट इज इन सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये जो मैन है मैनकाइंड के सेंस में, ह्यूमन बींग्स, और इसमें मैन भी आ सकते हैं, वुमेन भी आ सकते हैं. तो ये जो मुहावरे हैं मैन वुमेन दोनों के लिए. डोंट थिंक कि मैन लिखा है मैम ने तो इसमें वुमेन शामिल नहीं है. यहाँ मैन का मतलब है मानव, मानव जाति, मैनकाइंड के लिए, जिसमें मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड है. चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इडियम्स. मैन से रिलेटेड यू हैव सो मच इडियम्स. You have so many idioms, not so much. Much is for uncountable. It's so many idioms. पहला जो idiom हम देखते हैं, a man of few words. देखो इसको कैसे याद करोगे. A man of few words, जिसके पास बहुत कम शब्द है. तो a man of few words कौन से लोग होते हैं? The persons, ऐसे लोग जो बहुत कम बोलते हैं. One who doesn't speak too much. जिसके पास बोलने के लिए बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, वो बातूनी नहीं है. देखो रिजर्व्ड है, रेटिसेंट है, अभी तो हमने वर्ड पावर में किया भी है. ऐसे लोग टैसिटन होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं. ठीक है, एक सेंटेंस भी बनाया है मैंने, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही डज हिज वर्क ऑन टाइम. बातें तो वो कम करता है, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, बट काम अपना समय से कर लेता है. ठीक है, वो बहुत रिजर्व्ड है, बहुत रेटिसेंट है, बहुत घुलने मिलने वाला नहीं है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो अपना काम समय से कर लेता है. दिस इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. यहाँ पे फ्यू था, और यहाँ पे क्या है, अ मैन ऑफ वर्ड्स. ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स. इसका मतलब है वो लोग जो अपने बातों के पक्के होते हैं, जो हमेशा अपना वादा निभाते हैं. तो अ मैन ऑफ वर्ड्स मीन्स अ पर्सन हु कीप्स हिज प्रोमिसेस. वन हु कीप्स, यहाँ पे हिज मत लगाओ, वंस लगाओ. ठीक है, क्योंकि वन का पोजेसिव केस ग्रामर में आप पढ़े होंगे, वन का पोजेसिव केस इज वंस. अगर ऐसा रहता ना, ही हु कीप्स, he who keeps his promises, अगर ही रहता तो his लगाती मैं, लेकिन वहां वन है तो once लगाओ. ऐसे लोग जो अपने promises, अपना वादा निभाते हैं, इसका मतलब है ऐसे लोग बहुत रिलायबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं. ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं ना, he is a man of words and he can be trusted. इन पे हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये अपने बातों को, अपने promises को हमेशा रखते हैं. We can bank on him. bank on का मतलब क्या होता है? बैंक ऑन का मतलब है किसी, ये एक फ्रेजल वर्ब है. बैंक ऑन का मतलब है किसी पे डिपेंड करना, हम उस पे भरोसा कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज ट्रस्टवर्दी. वो अपने बातों का खरा है, वो अपने बातों का पक्का है. और फ्यू वर्ड्स तो बहुत कम बात करते हैं. ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स. अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटर और लेटर्स में क्या डिफरेंस? एक होता है लेटर. लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब चिट्ठी, पत्र. अब ये मत सोचना कि लेटर्स मतलब बहुत ज्यादा पत्र. कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसमें एस लग जाता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है. लेटर्स का मतलब होता है इज अ मैन ऑफ लेटर्स. लेटर्स मतलब नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल. तो लेटर तो चिट्ठी के सेंस में, पत्र के सेंस में, बट लेटर्स का मतलब होता है नॉलेजेबल. तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स. वो मैन ऑफ लेटर्स है, इसका मतलब है बहुत विद्वान है. मैन ऑफ चिट्ठी, पत्र तो नहीं होगा. लेटर्स का मतलब होता है नॉलेजेबल, विद्वान. तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वेरी स्कॉलरली, एरुडाइट, लिटरेट.
ओके, विद्वान लोग को बोलते हैं। शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। आवर पोएट कालिदास वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। दे वर स्कॉलरली, दे वर एरुडाइट, विद्वान। अ मैन इन द स्ट्रीट, अब ये नहीं सोच लेना है मैन इन द स्ट्रीट मतलब सड़क पर आ गया है, बहुत गरीब हो गया है, सड़क का आदमी उस सेंस में नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। अब मैन इन द स्ट्रीट जैसे हम जैसे लोग हैं, वी पीपल आर कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन, तो हम अपने आप को बोल सकते हैं द मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट मतलब सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी लोगों के लिए। कॉमन मैन पब्लिक हमारा, ऑर्डिनरी मैन। द पॉलिटिशियंस, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द व्यूज ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट। ये नॉर्मल लोगों के व्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। देते हैं कब देते हैं? जब इलेक्शन का समय आता है, वोट मांगने के लिए, तब ये कॉमन मैन को वो इंपॉर्टेंस देंगे। बट जनरली कॉमन मैन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज दे डोंट नो। उन्हें ठीक है इलेक्शंस के समय आते हैं, बट उन्हें नहीं पता है कि यही कॉमन मैन उन्हें जितवाते हैं। कॉमन मैन जो होते हैं, दे आर वेरी पावरफुल, और खास करके इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो मैन इन द स्ट्रीट को कहीं से भी गरीबी से मत रिलेट करना, यहाँ सामान्य व्यक्ति। ठीक है, तो 3 किया। फ्यू वर्ड्स शांत, मैन ऑफ वर्ड्स बातों का पक्का, कॉमन मैन, मैन इन द स्ट्रीट इज कॉमन मैन। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ तो जानते होगे, स्ट्रॉ किसको, जैसे स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ इज तिनका, जैसे बोलते हैं ना तिनका है एकदम, अरे ये क्या है, ये तो तिनका है, इसे तो मैं मसल के रख दूंगा। तिनका मतलब क्या होता है? तिनका इज वेरी वीक, वेरी सॉफ्ट। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ की तरह है। स्ट्रॉ देखते हो ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत वीक होता है, ठीक है, कमजोर। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ हम किसको बोलते हैं? बहुत कमजोर व्यक्ति। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, बहुत कमजोर है और इसे कोई भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली बहुत वीक है, कोई भी उसे प्रभावित कर सकता है। जैसे उसी लोग को हम बोलते हैं क्रेडुलस, जो बहुत वीक लोग होते हैं, दूसरे की बातों में आ जाते हैं। ओके, अ मैन ऑफ सब्सटेंस, आपने ये सुना होगा सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल रोल। सब्सटैंशियल रोल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इंग्लिश प्लेज अ सब्सटैंशियल रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सब्सटेंस वर्ड से ही बोला बनता है सब्सटैंशियल। ठीक है, सब्सटैंशियल। तो ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब सामान, मतलब इसके अंदर सामान है, मतलब इसका कंटेंट अच्छा है। ही इज अ मैन ऑफ सब्सटेंस मीन्स ही इज वेरी रिच एंड वेल्दी। मैन ऑफ सब्सटेंस लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रिच, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली लोग को बोलते हैं। जैसे सब्सटैंशियल वर्ड बना, सब्सटैंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो बहुत प्रभावशाली है, इन्फ्लुएंशियल है। तो द गर्ल चोज, गर्ल ने चूज किया कि वो कैसे व्यक्ति से शादी करेगी, जिसमें अ मैन ऑफ सब्सटेंस, जो बहुत रिच हो, वेल्दी हो, प्रभावशाली हो। अब आ जाओ द मैन ऑफ पार्ट्स, टुकड़ों टुकड़ों का, टुकड़े टुकड़े में मैन, ऐसे याद नहीं करना है। अच्छा, आपने रेनाइसा वर्ड सुना होगा, रेनाइसा। रेनाइसा वॉज अ काल इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप में आपने देखा होगा रेनाइसा एक काल था, उस काल में रिवाइवल हुई थी आर्ट और लर्निंग की, उसी को रेनाइसा पीरियड बोलते हैं। रेनाइसेंस मत बोलिएगा, इसका ANC साइलेंट है। तो ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स, ये मैन ऑफ पार्ट है, इसको ऐसे याद कर लो, मैन ऑफ पार्ट है मतलब हर पार्ट अच्छे से निभाता है, अपना हर पार्ट, अपना हर पार्ट मतलब अपना हर किरदार, अपना हर रोल अच्छे से निभाता है। तो अ मैन ऑफ पार्ट्स मतलब जो डिफरेंट पार्ट्स में अच्छा हो, एक्सपर्ट हो। तो अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ, रेनाइसा मैन, दोनों सेम मुहावरे, दोनों का मतलब होता है पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन डिफरेंट स्फीयर्स, हर क्षेत्र में अच्छा है, जिसको हम ऐसे लोग को बोलते हैं वर्सेटाइल, हर क्षेत्र में निपुण है, वर्सेटाइल है। लेडीज मैन, ये तो सुना भी होगा, लेडीज इज मैन, नॉट लेडीज मैन, लेडीज इज मैन। कुछ मैन ऐसे होते हैं ना जिसको लेडीज की कंपनी पसंद होती है, ठीक है। लेडीज इज मैन इज अ मैन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ लेडीज। ओके, तो ही हैज द रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग अ लेडीज इज मैन, उसे लेडीज की कंपनी, गॉसिप्स एंड ऑल दे लाइक। मैन ऑफ द आवर, ये तो हमारा मैन ऑफ द आवर है, ऐसा मैन जिसको ऑनर किया गया है, जिसको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है, बहुत आदरणीय वाला। जॉन वॉज द मैन ऑफ द आवर, ये उस वक्त का आदमी था, मीन्स जिसे ऑनर मिली थी, एप्रिसिएशन मिलना। तो जॉन वॉज द मैन ऑफ आवर एट द ऑफिस आफ्टर गेटिंग द अवार्ड। तो सम्मानीय व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं मैन ऑफ द आवर। ये तो हमने मैन वाले वर्ड सारे कर लिए। अब आ जाओ सी एंड ओशन। सी और ओशन से हमारे जितने भी इडियम्स बनते हैं,
एट सी, एट सी का मतलब ये मत समझ लेना समुद्र में। एट सी मीन्स ही इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। एट सी होना दुविधा में होना, जिसको हम बोलते हैं ना एट सी, इन अ डायलेमा। डायलेमा में, डायलेमा का मतलब क्या है? दुविधा, दुविधा में होना, इन कंफ्यूजन, करूं या ना करूं, मतलब इनडिसाइसिव होना, क्या किया जाए, दुविधा में, डिसीजन नहीं ले पाना। एट सी ऐसे याद कर सकते हो, समुद्र के बीच में आपको काफी दिनों तक कोई छोड़ दे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या करूं, आप एकदम कंफ्यूजन में चले जाओ, डायलेमा में चले जाओ। तो इट वॉज अ लॉन्ग वॉयज। वॉयज का मतलब क्या है? जर्नी, अ जर्नी विथ सम पर्पस। यात्रा बहुत लंबी थी और काफी दिनों तक वो दुविधा में था। ही वॉज एट सी। एट सी का मतलब ये मत समझ लेना समुद्र में था। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अ सी चेंज, सी मतलब समुद्र बहुत बड़ा, उस व्यक्ति में सी चेंज आया, और सी बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब है उस व्यक्ति में बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया। देयर वॉज अ सी चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके बर्ताव में, उसके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज आया, समुद्र के बराबर चेंज। ओके अब ये तो बहुत कॉमनली आस्क्ड मुहावरे हैं जो हमारे एग्जाम में आता है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक साइड में शैतान है, डेविल है, और एक साइड में एकदम डीप सी। अब समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। ओके इसमें भी होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना, ना इस पार ना उस पार। इस पार जाओ तो डेविल है, यहाँ इस पार जाओ तो डीप सी है, ना कुआं ना खाई वाला वाला साइंस है। इस साइड आते हो तो कुएं में गिरोगे, इस साइड आपके खाई है। मतलब एक आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, मीन्स आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। यू आर स्टक, यू आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। He was caught between the devil and the deep sea by opposing his boss. बॉस को अपोज करके वो और भी मुसीबत में फंस गया। ये तो ऐसा ही लग रहा था कि वो डेविल और डीप सी के बीच में पड़ गया, मीन्स इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत बुरे सिचुएशन में जहां से निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। स्पिट, स्पिट का मतलब क्या होता है? थूकना। अगर ओशन में, समंदर में कोई एक थूक दे, या समंदर में एक ड्रॉप पानी चला जाए, कोई डाल दे, इससे समंदर को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जैसे बोलते हो ना, ऊंट के मुंह में जीरा, तो अ ड्रॉप इन द ओशन, ओशन में एक ड्रॉप पानी डाल दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अ ड्रॉप इन, ये तो इट इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, मतलब बहुत कम अमाउंट में कोई चीज बहुत थोड़ा, बहुत कम। द मनी डैट आई रिसीव्ड फॉर बिजनेस, वो पैसे जो मुझे बिजनेस के लिए मिले, दैट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। ओके जो उसको बिजनेस करने के लिए पैसे दिए गए, इट वॉज जस्ट अ स्पिट, इट वॉज जस्ट अ ड्रॉप। जैसे ओशन में एक ड्रॉप चला जाएगा, मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, अ ओशन ऑफ समथिंग। एक तो ड्रॉप था, एक बूंद समंदर में पड़ जाए तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अ ओशन ऑफ समथिंग, इफ आई से शी इज अ ओशन ऑफ नॉलेज। ओशन ऑफ नॉलेज का मतलब है अ लॉट ऑफ समथिंग। एक तो मैंने इससे पहले आपको करवाया अ ड्रॉप इन द ओशन, कोई भी चीज बहुत कम मात्रा में, एंड एन ओशन ऑफ समथिंग का मतलब है कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, अ लॉट ऑफ समथिंग। शी इज अ, वो तो ज्ञान का समंदर है, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। बॉयल द ओशन, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो समंदर को बॉयल करो, बॉयल कर पाओगे? बॉयल हम छोटे से कंटेनर में पानी रख कर देंगे, बट समंदर को बॉयल कर पाओगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ओशन को बॉयल करना, इसका मतलब है कोई ऐसा काम, कोई इम्पॉसिबल काम करना। ठीक है, कोई इम्पॉसिबल काम करना जो जो आप श्योर हो कि जिसको करना पॉसिबल नहीं है, जिससे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो ही इज ट्राइंग टू बॉयल द ओशन। डॉक्यूमेंट्स को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है, और आप डस्टबिन से सब ले लेके डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रही है। तो यही बात हुई कि ही इज ट्राइंग टू बॉयल द ओशन। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ये हमने ओशन वाला किया। अब आ जाओ हॉर्स। हॉर्स से भी बहुत अच्छे अच्छे इडियम्स बने हुए। हॉर्स इडियम्स, डार्क हॉर्स, ध्रुव का इक्का, डार्क हॉर्स, जिसे हम लास्ट में यूज करते हैं। डार्क हॉर्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा विनर जिसको किसी ने सोचा नहीं था कि ये जीत दिलवाएगा, बट ये लास्ट में सबको जीत दिलवा दे रहा है। तो अननोन, अननोन का मतलब क्या है? जिसे लोगों ने शुरू में नहीं जाना था, अननोन है, बट अनएक्सपेक्टेड लास्ट में वो विक्ट्री दिलवा देता है। तो बहुत सारे प्लेयर्स को ना लास्ट में, आप देखोगे चेस में भी, ठीक है, लास्ट में डार्क हॉर्स की तरह यूज किया जाता है किसी चीज को। जैसे आप हॉर्स रेस में क्या किया जाता है कि कई बार हॉर्स को डार्क कलर से, इसके पीछे ग्रीक की कहानी है,
ठीक है, जब हॉर्स रेस हुआ करता था तो कई हॉर्स को डार्क कलर से पेंट कर दिया जाता था, ठीक है, ताकि सामने वालों को उसकी क्षमता के बारे में ना पता चले, क्योंकि सामने वाले उसको जज नहीं कर पाते हैं, उस हॉर्स को अंडर एस्टिमेट कर देंगे और उस पर बोली नहीं लगाएंगे। उसीलिए उस हॉर्स को हराने के लिए, जैसे हॉर्स रेस होता है तो उसमें बोली लगाई जाती थी, तो कुछ हॉर्स जो बहुत अच्छे होते हैं, केपेबल होते हैं, लेकिन सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए उस हॉर्स को डार्क कलर से पेंट कर दिया जाता है और सामने वाले उसकी क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन यही हॉर्स लास्ट में जाके जीत जाता है। ठीक है, तो डार्क हॉर्स ऐसे लोग होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड विनर है, जिसको लोग जानते नहीं है, सोचा नहीं था, बट लास्ट में वो बाजी मार लेते हैं। तो ही वॉज अ डार्क हॉर्स इन द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में तो उसने डार्क हॉर्स का काम किया, किसी ने सोचा नहीं था कि वो जीतेगा, ध्रुव का इक्का, लेकिन लास्ट में वो जीत जाता है, अनएक्सपेक्टेड विनर है। टू बीट और फ्लॉग अ डेड हॉर्स, जनरली हम हॉर्स को बीट करते हैं चाबुक से, तब वो आगे भागता है, ओके, अपनी एफिशिएंसी दिखाता है, लेकिन जो डॉग ऑलरेडी मर गया है उसको फ्लॉग करना, उसको बीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो टू बीट अ डेड हॉर्स को बीट करना मतलब कोई अपना समय ऐसी चीज पे वेस्ट करना, अपना टाइम और एनर्जी किसी ऐसे चीज पे वेस्ट करना जहां से कोई रिजल्ट या कोई अच्छा परिणाम आने वाला नहीं है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल मतलब बेकार, फ्रूटलेस, अफलदायक। अपना एफर्ट, अपनी कोशिश ऐसे जगह पे लगाना, अपनी टाइम और एनर्जी ऐसे जगह पे वेस्ट करना जहां से कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है, जिसको हम एक और मुहावरे है उसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज, बेकार के कामों के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करना, वाइल्ड गूस चेज। नो नीड टू कन्विंस हिम, सेंटेंस भी बनाया मैंने, नो नीड टू कन्विंस हिम, उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, ये तो वही बात हुई, इट्स लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। उसको मनाना बेकार की, अपनी टाइम उसको मनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, डोंट डू अननेसेसरी थिंग्स। पुट द कार्ट बिफोर द हाउस, जैसे घोड़ा गाड़ी होता है, ये हमारा एग्जाम हमारे मेंस में आ चुका है, एसएससी मेंस में, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जनरली घोड़ा गाड़ी में पहले घोड़ा होता है फिर गाड़ी होता है, लेकिन सपोज आप ऐसा करने लगो कि गाड़ी पहले कर दोगे और घोड़ा बाद में कर दोगे, तो डोंट यू फील दिस इज अ डिसऑर्डर। तो घोड़े के पहले गाड़ी लगाना, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। हर चीज को करने का सीक्वेंस होता है ना, लेकिन आप कभी कभी क्या करते हो कि जो काम आपको पहले करना चाहिए आप लास्ट में करते हो, और उस वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर, क्रिएटिंग डिसऑर्डर। तो गवर्नमेंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय इन्वेस्टिंग हेविली बिफोर मेजर रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब सुधार करने के पहले ही गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। पहले आप क्या करते, राइट वे क्या होता कि पहले आप रिफॉर्म्स करते, पहले उसमें सुधार लाते, एंड देन सुधार के बाद उस चीज में पैसे इन्वेस्ट करते। बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले इन्वेस्ट कर दिया और बाद में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, यू आर डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर, ओके, विच लीड्स टू प्रॉब्लम्स। उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे। प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, सब। ईट लाइक अ हॉर्स, जैसे मैं बोलूँ वो तो हॉर्स की तरह खा रहा था, हॉर्स की तरह खा रहा था मतलब बहुत ज्यादा खा रहा था। ईट्स, एक होता है ड्रिंक लाइक अ फिश, फिश की तरह ड्रिंक करना। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, जो लोग बहुत पीते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिंकिंग लाइक अ फिश। और ये ईटिंग लाइक अ हॉर्स मीन्स बहुत ज्यादा खाना, वही ग्लटन वाले सेंस में होगी। पार्टीज में वो हॉर्स की तरह खाता है, ही ईट्स लाइक अ हॉर्स एट पार्टीज। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, डायरेक्टली हॉर्स के माउथ से आ रहा है। अब देखो, अभी मैंने हॉर्स की कहानी एक आपको बताई। जनरली हॉर्स रेस में हॉर्स को डार्क कलर से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, कि सामने वाली उसकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सकते और बाद में वो जाके अपने आप को प्रूफ करके विनर बन जाता है। हॉर्स रेस में आप देखोगे जब हॉर्स को खड़ा किया जाता है, तो रेस के पहले जब हॉर्स को खड़ा किया जाता है तो वहां पे जो लोग मौजूद होते हैं, ओके, जो लोग वहां पे हाजिर होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वो हॉर्स को सामने से देखते हैं। और हॉर्स को सामने से देखते हैं तो वो उनकी असली क्षमता का पता लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हॉर्स के माउथ के सामने है। वो असली न्यूज देंगे आपको, ऑथेंटिक न्यूज, कि कौन सा हॉर्स कितना केपेबल है। तो हॉर्स के मुंह से, ठीक है, कोई न्यूज आना है, इसका मतलब है कोई ऐसी न्यूज वो जो बहुत ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है, जिसपे आप आराम से भरोसा कर सकते हो। सो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मीन्स हॉर्स के माउथ से डायरेक्टली आ रहा है, मीन्स एनी इंफॉर्मेशन
कमिंग फ्रॉम एन ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स। कोई भी सूचना ऐसे व्यक्ति के मुंह से आ रहा है कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर्ष के सामने खड़ा है, वो असली क्षमता बता सकता है। ओके, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हाउसेज माउथ मीन्स अ रिलायबल सोर्स, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। यू विल हैव टू वेट टिल द न्यूज, आप वेट करो जब तक कि न्यूज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ नहीं आ जा रहा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हाउसेज माउथ मतलब जब तक कि न्यूज किसी रिलायबल स्रोत या किसी रिलायबल व्यक्ति के थ्रू नहीं आ जा रहा है। ठीक है, हॉर्स के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति ही असली इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा। हॉर्स सेंस जैसे बोलते हैं यू डोंट हैव दिस हॉर्स सेंस, आपके पास हॉर्स सेंस भी नहीं है। हॉर्स सेंस मतलब कॉमन सेंस, जो सबके पास होना चाहिए। तो इट इज अ शेम दैट यू डोंट हैव हॉर्स सेंस, आपके पास हॉर्स सेंस भी नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं। होल्ड योर हॉर्सेस, इतना इम्पेशेंट मत बनो, थोड़ा सा रुको, इतना जल्दीबाजी नहीं चलेगी। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है वेट करो, धैर्यता बनाए रखो, बी पेशेंट। ओके, इतना ज्यादा ईगर उतावला मत हो। होल्ड योर हॉर्सेस अंटिल यू गेट द रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक पेशेंटली वेट करो। हॉर्स ट्रेड, जैसे पहले हॉर्स की बिजनेस होती थी और हॉर्स ट्रेड में बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती थी। ठीक है, हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी। अभी भी बहुत जगह आप देखोगे ऑक्स, बुलक्स, बैल एंड वो सब की ट्रेडिंग होती है, बिजनेस होती है। हॉर्स की खरीदारी बेचना एंड वो सब होता था, खरीदना बेचना होता था, बाइंग एंड सेलिंग। और इस हॉर्स ट्रेड में बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होता। तो हॉर्स ट्रेड का मतलब भी होता है बार्गेन करना, ठीक है, मोल भाव करना। बोलना चाह रहे हैं हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो और बहुत बार्गेनिंग की, तो आप बोलोगे ना आफ्टर अ लॉट ऑफ हॉर्स ट्रेड, लंबे बार्गेनिंग के बाद मैंने अंत में वो प्रोडक्ट खरीद ही लिया। ओके, तो हॉर्स ट्रेड इज गोज इन सेंस ऑफ बार्गेनिंग। तो हॉर्स का हमने वर्ड बहुत सारा कवर किया। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है। दिस जनरली कम्स इन द एग्जाम्स। फिश से भी बहुत सारे इडियम्स बने हुए। बिग फिश बोलते हैं ना हिंदी में भी, ये तो एक बड़ी मछली है। बड़ी मछली है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, इससे दोस्ती करके रखना है। इज अ बिग फिश इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी संस्था का एक बहुत बड़ा फिश है, इसलिए ये आपकी हेल्प करेगा। तो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन जो आपको हेल्प कर सके। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ये वाटर्स का मतलब क्या है? वाटर इज वाटर बॉडी, समुंदर, सी, ओशन, ठीक है। वाटर का मतलब तो पानी होता है, और ये वाटर्स का मतलब होता है जलाशय, सीज, ओशंस, रिवर्स। तो जब हमारे वाटर्स में, जब हमारे ओशन, सीज और रिवर्स ट्रबल्ड है, जब इसमें तूफान आया हुआ है, उथल पुथल मचा हुआ है, और तब जाके आप फिशिंग कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? टू इन्वॉल्व वन सेल्फ इन टेकिंग रिस्क, खतरा मोलना, ठीक है। आप ट्रबल वाटर्स में फिश कर रहे हो मतलब खतरा मोल रहे हो। बट ये भी ध्यान रखना है, खतरा मोल क्यों रहे हो? क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा। इन ऑर्डर टू गेन प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू हैव प्रॉफिट, आप अपने आप को रिस्क में डालते हो। यू आर फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स, ट्रबल वाटर्स मीन्स रिस्क। okay, when the conditions are not favorable but still you are doing fishing, that means you are trying your best to gain advantage even in difficult situation. He is fishing in troubled waters. देखो, जो कंपनी सिक है, कंपनी बीमार है, कंपनी लॉस में है, बट फिर भी उसका वो शेयर खरीद रहा है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये मुझे प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, फिश आउट ऑफ द वाटर। अगर आप फिश को पानी से निकाल दोगे तो वो तो बेचारी बहुत अटपटा महसूस करेगी, अनफेमिलियर है। फिश का जगह ही है क्या? फिश को आप इमेजिन करते हो पानी में, तो किसी व्यक्ति को उसके घर से निकाल दोगे जो उसका मेन जगह है, तो वो अपने आप को क्या महसूस करेगा? वेरी स्ट्रेंजर, अनफेमिलियर। तो फिश आउट ऑफ वाटर इज यू फील योरसेल्फ इन अ वेरी हेल्पलेस एंड वेरी अनफेमिलियर कंडीशन, वेरी अटपटा, अनजान। जैसे उसको खाना बनाना नहीं आता था और उसको बोल दिया गया कि चलो खाना बनाओ, तो शी लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन शी वाज आस्क्ड टू कुक। उसे लग रहा था कि भाई कहाँ लाके मुझे रख दिया है, भाई अनफेमिलियर है, मुझे तो कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। ड्रिंक लाइक अ फिश, ये जो एल्कोहलिक लोग होते हैं ना, ठीक है, एल्कोहलिक जो बहुत वन हु ड्रिंक्स अ लॉट, फिश की तरह पी रहा है, इसका मतलब है एल्कोहलिक इज अ ब्रेक डंकेड, जो बहुत ज्यादा पीते हैं, उसको हम टोपर भी बोलते हैं। टॉपर मत समझ लेना, टोपर बहुत ज्यादा पीने वाले लोग।
और जो बिल्कुल भी वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टीटोटॉलर। जनरली आप मैट्रिमोनियल वगैरह देखोगे ना, जहाँ शादी वगैरह के इश्तेहार आते हैं, तो वहाँ बॉयज़ की क्वालिटीज़, बॉयज़ कैसा है भाई? 6 फीट 1 इंच है, टॉल, डार्क, हैंडसम, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, एंड इज़ अ टीटोटॉलर। टीटोटॉलर मतलब पीता नहीं है बिल्कुल। और ये तो एल्कोहलिक, टोपर, कुछ ज़्यादा ही है ये। ड्रिंक लाइक अ फिश एट पार्टीज, मतलब एल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा पीता है। अ कोल्ड फिश, अगर आपके घर कोई आता है तो यू गिव अ, अगर आपके घर कोई आ रहा है जिसे आप पसंद करते हो, जो गेस्ट को, तो यू गिव अ वेरी वार्म रिस्पॉन्स। वार्म रिस्पॉन्स मतलब गर्म जोशी से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्योंकि आप उसको पसंद करते हो। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिसे आप पसंद नहीं करते हो और आ जाता है, तो यू गिव अ वेरी ठंडा ठंडा वाला रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, आ गए हो तो चलो बैठो जी। या कहीं आप कोई कंसर्ट, कोई कॉन्टेस्ट या कोई म्यूजिकल शो वगैरह देखने जा रहे हो, तो ऑडियंस दे गिव अ वेरी वार्म रिस्पॉन्स। वार्म रिस्पॉन्स मतलब वेरी गर्म जोशी से। और कोल्ड मतलब वेरी, व्हाट शुड आई से, वेरी लैकिंग इन इमोशन। ओके, बहुत ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स दिया, वेरी अपेथेटिक, अनकंसर्न लोग होते हैं। तो कोल्ड फिश कौन होते हैं? जिसके अंदर इमोशन है ही नहीं, उदासीन, अनकंसर्न पर्सन। ही इज अ कोल्ड फिश, एकदम उदासीन है और अपने कलीग्स, ऑफिस में एकदम अकेला अकेला रहता है। ओके, अपने कलीग से भी नहीं बात करता, बिकॉज इज वेरी अनकंसर्न, उदासीन, उसे किसी से मतलब ही नहीं। फिशी स्टोरी, जैसे हिंदी में बोलते हो ना, दाल में कुछ काला है। ओके, दाल में कुछ काला है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जैसे आप बोलते हो ना, स्मेल अ रैट, इंग्लिश का एक मुहावरे है, दाल में कुछ काला है। आई कैन स्मेल समथिंग फिशी। आपकी स्टोरी है, आपकी कहानी जो है फिशी लग रही है। फिशी मतलब झूठ। ओके, उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिशी स्टोरी मीन्स अ बिग लाई। डोंट ट्राई टू बिफूल मी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ झूठी कहानी सुना के। तो फिशी स्टोरी इज इन सेंस ऑफ अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ। फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है तारीफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा चाहते हैं कि लोग दूसरी उसकी तारीफ करें। ओके, कुछ ना कुछ हमेशा वो लगे रहते हैं सामने वाले से तारीफ पाने के लिए। तो फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए एकदम जी जान लगा देना। तो फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट मीन्स अटेम्प्ट टू गेट प्रेज और एप्रिशिएशन फ्रॉम अदर्स, दूसरे से तारीफ पाना। गर्ल की हैबिट ही है, द गर्ल हैज द हैबिट, उसकी हैबिट है कि वो हमेशा दूसरों से तारीफ पाने में लगी रहती है, अटेम्प्ट करते रहती है। शूटिंग फिश इन अ बैरल, बैरल इज अ कंटेनर, जैसे ऑयल बैरल्स होते हैं, कंटेनर। अगर मैं आपको बोलूं कि समंदर में आप शूट करना है, समंदर से फिश पकड़ना है, वो तो बड़ा काम है। या फिश को मैं खुले जगह पे लगा देती हूँ और बोलती हूँ कि चलो इसको शूट करो, मुश्किल है। बट बैरल एक छोटा सा कंटेनर है, बैरल में फिश को शूट करना बहुत ईजी है, क्योंकि वो तो छोटा सा स्पेस है, आराम से शूट कर लोगे। तो फिश को बैरल में शूट करना, आराम से निशाना लगा दोगे छोटे से, अगर कंटेनर में फिश को रख दिया जाए। तो फिश इन अ बैरल का मतलब होता है बहुत आसान सा काम, वेरी इजी टास्क, जिसको कोई भी चुटकी में कर लेगा। उससे मुकाबला करना वॉज लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। उससे मुकाबला करना मेरे लिए बहुत आसान काम था, बहुत मुश्किल नहीं था। बहुत मुश्किल नहीं था मतलब इट्स नॉट अबाउट ट्रबल वाटर्स में फिश कैच करना, ये तो शूट करना बैरल में। बॉटल में मैं अगर फिश को रख देती हूँ और बोल रही हूँ निशाना लगाओ, तो बॉटल पतली सी, आप आराम से कर लोगे, या वेरी इजी टास्क जो चुटकियों में कर लोगे आप। नीदर फिश नॉर फाउल, फाउल भी एक तरह का बर्ड है, ना फिश ना फाउल। पूरी तरह से ना फिश ना समझ में आ रहा है ना फाउल, इसका मतलब है कोई भी चीज जो बहुत अनक्लियर हो, ओके, क्लियर नहीं हो रहा है, ना तो ये ना तो वो, मीन्स यू आर इन अ वेरी डाउटफुल कंडीशन, समथिंग वेरी अनक्लियर। इसको किया ना, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल तो जिसको समझा जा सके, और अनइंटेलिजिबल जिसको समझा नहीं जा सके। हिज सजेशंस, उसने जो सजेशंस दिया कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, बहुत अनक्लियर था। इट वॉज लाइक नीदर फिश नॉर फाउल, वेरी डाउटफुल, वेरी एम्बिगुअस, नॉट क्लियर। टू हैव अदर फिश टू फ्राई, या टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। आप बोलते हो ना, कोई आपसे कोई छोटी छोटी बातें कर रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। आई हैव अ बिगर फिश, मुझे फ्राई करने के लिए मेरे पास छोटे छोटे फिश नहीं है, मेरे पास बिगर फिश है। ओके, आई हैव अदर फिश, मेरे पास दूसरे भी मछली है फ्राई करने के लिए, और कौन वाली? बड़ी वाली। तो मैं अब तुम्हारे छोटे छोटे बात पे ध्यान नहीं दूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, बोल रहे मैं अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, तो मैं ये छोटे छोटे ट्रिवियल्स मतलब तुच्छ पेटी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँ।
ओके, अनइम्पॉर्टेंट चीजों। ये तो हमारा फिश वाला कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, फेदर, पंख। इससे भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे इडियम्स बने हुए हैं फेदर से। बहुत सारे इडियम्स हमारे ग्रीक, रोमन, ये सब से निकल कर आए। टू शो द वाइट फेदर, वाइट फेदर दिखाना, वाइट पंख दिखाना, इसका मतलब क्या होता है? डरपोक की तरह बिहेव करना। टू शो वाइट फेदर, वाइट फेदर दिखाना मीन्स डरपोक। टू बिहेव लाइक अ कॉवर्ड। डोंट शो द वाइट फेदर, अंत तक अपने दुश्मनों से अंत तक लड़ना। यू डोंट हैव टू शो वाइट फेदर। अ फेदर इन वंस कैप, जैसे ब्रिटिश के ज़माने में, जैसे अभी भी आप लोग हमारे आर्मी एंड ऑल में आपको एक एक अचीवमेंट मिलते जाता है, तो वो साइड में बैच लगाते जाते हैं। देखा, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आपके कंधों पे अलग अलग स्टार्स, बैचेस लगते जाते हैं। जैसे आप आपके इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे, अलग अलग आपको बैचेस मिलेंगे। तो अब आपके कैप में एक और फेदर जुड़ गया, मतलब एक और उपलब्धि, एन अचीवमेंट और सक्सेस टू बी प्राउड ऑफ। इट वॉज अ फेदर इन टू हिज कैप। जब उसको ये मौका मिला, जब उसको ओलंपिक गेम में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो इट वॉज लाइक अ फेदर टू हिज कैप। वो उसके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, प्राउड फील करने वाली। तो एक ऐसा सक्सेस, एक ऐसा अचीवमेंट जिसको लेकर आप प्राउड फील कर सकते हो। टू फेदर वंस नेस्ट, अपने नेस्ट को फेदर करना। अपने नेस्ट को फेदर करना मतलब सेल्फिश होना, दूसरे पे ध्यान नहीं है, बस अपना नेस्ट है उसी को अच्छे से सुरक्षित रखना। तो फेदर वन नेस्ट मतलब ऐसे लोग जो अपने पावर और पोजीशन को यूज करते हैं आर्थिक गेन के लिए, फाइनेंशियल गेन। दिस पीपल आर वेरी सेल्फिश। उन्हें सिर्फ अपना नेस्ट, जैसे कुछ बर्ड्स को सिर्फ अपने नेस्ट से मतलब है, दूसरों के नेस्ट से मतलब नहीं है। वो अपने नेस्ट को फेदर कर रहे हैं। अपने नेस्ट को फेदर कर रहे हैं मतलब अपने चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, उसे दूसरे से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है अपने पावर, अपनी सत्ता, पोजीशन को अपने आर्थिक गेन के लिए यूज करना, सेल्फिश वे करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। ही यूज्ड टू फेदर हिज नेस्ट बाय यूजिंग द मनी दैट वाज रेज्ड बाय चैरिटी। जो चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे, उसने उसको यूज करके सिर्फ अपना फायदा देखता था। वो सेल्फिशली उस पैसे को अपने लिए यूज करता था। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, अगर मैं बोलूँ ये तो बर्ड सेम फेदर वाले वर्ड है। दोनों बर्ड, जनरली हर बर्ड्स का फेदर अलग होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर मीन्स दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे हो सकता है देखने में ना हो, बट हो सकता है उनका बिहेवियर, उनका कंडक्ट और उनका ओपिनियन सेम हो। तो हम बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर किसके लिए यूज करते हैं? ऐसे लोगों के लिए, टू पर्सन्स हु आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन देयर बिहेवियर, कंडक्ट। दो लोग जो बहुत काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं अपने बर्ताव में, अपने ओपिनियन में, अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में। बोथ द फ्रेंड्स आर ऑफ द सेम वेदर एंड दे गो अलॉन्ग विथ वेल। दोनों दोस्तों में काफी दोस्ती है, दोनों तालमेल में है। क्यों? क्योंकि दोनों का, दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, दोनों का सेम ओपिनियन है, काफी मिलता जुलता ओपिनियन है, काफी मिलते, दोनों के हाव भाव सेम है। दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। नेक्स्ट, इन फाइन फेदर, जैसे बर्ड्स, अगर मैं बोलूँ कि बर्ड का, कोई बर्ड है उसका फेदर बहुत फाइन है। अच्छा, बर्ड का ड्रेस क्या होता है? जैसे हम लोग तो तरह तरह के ड्रेस पहनते हैं, बट बर्ड जो होती है, बर्ड का ड्रेस क्या होता है? क्या चीज से ड्रेस्ड अप है? फेदर से। तो बर्ड का फेदर बहुत फाइन है। फाइन है मतलब, फाइन फेदर का मतलब होता है ना ऐसे लोग जो बहुत वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे से, उनका पहनावा बहुत अच्छा होता है। तो शी वॉज इन फाइन फेदर, पार्टी में वो बहुत अच्छे से ड्रेस थी, पूरा बर्ड की तरह, उसके फेदर्स एकदम फाइन थे, प्रॉपरली ड्रेस्ड। रफल वंस फेदर, आपने देखा होगा जब बर्ड्स इरिटेट होते हैं ना, वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं, ओके, रफल करते हैं, ऐसा लगेगा कि वो खुजला रहे हैं, बट वो उस समय वो इरिटेटेड होते हैं। तो रफल वंस फेदर का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, एनॉय करना। तो यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है, आई डेंट मीन टू रफल योर फेदर्स। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको अनॉय करूं, मैं आपको इरिटेट करूं। चलो, नाउ लेट अस कम टू द अदर इडियम दैट इज रिलेटेड टू ग्रीक माइथोलॉजी। हमारे ग्रीक माइथोलॉजी से, ग्रीक माइथोलॉजी इज पौराणिक कथा, ग्रीक वाले स्टोरी से बहुत सारे इडियम्स बने हुए हैं। इसको मैं आपको स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी। नेमेसिस, ठीक है, नेमेसिस वॉज द ग्रीक गॉडेस ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, नेमेसिस वॉज, वो ग्रीक गॉडेस ऑफ पनिशमेंट थी, जिसको भगवान ने भेजा ही था किस लिए? उन लोगों को पनिश करने के लिए जो गलत काम करते हैं। तो
ग्रीक में एक गॉडेस थी जिसका नाम था नेमेसिस। नेमेसिस को भेजा ही गया था किस लिए? जो लोग गलत काम करते हैं उसको पनिश करने के लिए, और इसी नेमेसिस नाम पे ये वर्ड आ गया नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब ही होता है पनिशमेंट, ठीक है। ग्रीक गॉडेस थी नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब है पनिशमेंट, और पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? रेट्रीब्यूशन। बट याद रखना है किसको पनिश करना है? वो लोग जो गलत काम करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी को भी पनिश कर देना। पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। देखो, हिज इमोरल बिहेवियर, उसके अनैतिक बिहेवियर के कारण उसे पनिशमेंट मिली, ठीक है। नेमेसिस का मतलब ही होता है रेट्रीब्यूशन, पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। अब आ जाओ मिडास। मिडास टच या गोल्डन टच। मिडास वॉज अ किंग, एक किंग मिडास थे। ही वॉज अ ग्रीस में एक किंग थे जिसका नाम था किंग मिडास। और मिडास को ये वरदान मिला था ना कि वो जो चीज को छुएंगे वो सोना में बदल जाएगा। तो कभी कभी होता है ना कि आप बहुत अनईजी फील कर रहे हो, ओके, और आपकी मदर आके आपके सिर पे हाथ रख देती है और बहुत अच्छा फील करने लगते हो, तो आप बोलोगे ना ये मदर वाला टच, इट वॉज लाइक अ मिडास टच। मिडास टच का मतलब है जो भी छुआ उससे अच्छा रिजल्ट आया, समथिंग या समवन जो अच्छा रिजल्ट लाता है, गुड रिजल्ट्स। तो किंग जो मिडास थे, किंग मिडास को वरदान मिला हुआ था कि वो जो चीज छुएंगे वो सोना में बदल जाएगा। लेकिन बाद में मिडास को दिक्कत होने लगी, ठीक है। वो अपनी डॉटर को भी नहीं छू पा रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया कि ये अपने आप से एक होली वाटर में डिप लगा के ये वरदान अपने आप से हटवा लिया, क्योंकि बिकॉज ऐसा थोड़ी होता है कि जो चीज छुओगे सोना में बदल जाएगा। तो इट्स नॉट, प्रैक्टिकलिटी में ये अच्छी बात तो नहीं है। बट तभी से अंत में किंग मिडास ने वो वरदान अपने आप से हटवा, जो गॉड ने उन्हें जो वरदान दिया हुआ था मिडास को, वो अपना वरदान हटवा लिया उन्होंने। तो मिडास टच या गोल्डन टच, मिडास टच भी बोल सकते हो, गोल्डन टच भी बोल सकते हो, वो सारी चीजें, या वो कोई लोग हो या वो चीज जो गुड रिजल्ट्स लाए। देखो, बिकॉज ऑफ हिज मिडास टच, उसके मिडास टच के वजह से कंपनी प्रॉफिट में चला गया। ओके, ही वॉज अ पर्सन हु ब्रॉट गुड रिजल्ट्स फॉर द कंपनी। जो चीज आपको राहत दे, जो चीज आपको अच्छा फील करवाए, जो चीज आपके लिए फायदेमंद हो, प्रॉफिट दिलवाए, दैट इज अ मिडास टच। नेक्स्ट पे आओ, हरक्यूलिस। हरक्यूलिस के नाम पे पड़ा था हरक्यूलियन टास्क। ये जो आपने ज्यूस का नाम सुना होगा। ज्यूस ग्रीक गॉड थे, ही वॉज द किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है। ज्यूस वॉज द किंग ऑफ गॉड्स, और ये ज्यूस के बेटे थे हरक्यूलिस। और हरक्यूलिस को वरदान मिला था, ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन। हरक्यूलिस जो ज्यूस के बेटे थे, हरक्यूलिस, ही वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ एंड पावर। ये अपनी शक्ति के लिए जाने जाते थे। तो इन्हीं के नाम पे, हरक्यूलिस के नाम पे हरक्यूलियन टास्क पड़ गया। ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो। हरक्यूलियन टास्क किसको बोलते हैं? ऐसा टास्क विच इज वेरी डिफिकल्ट, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इम्पॉसिबल टास्क करना। जैसे हरक्यूलिस तो हमारे एक साइकिल कंपनी का भी नाम है, हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस के नाम पे ही पड़ा हरक्यूलियन टास्क। ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा पावर, एनर्जी और स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो दैट इज नोन एज अ हरक्यूलियन टास्क। जैसे कोई आपको 1 महीने का काम है और आपको कोई बोलेगा कि इसको 1 दिन में करके दिखाओ, तो आप बोलोगे ना, माई गॉड, इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई कैन नॉट डू इट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हरक्यूलियन टास्क मीन्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। टू कंप्लीट द वर्क इन अ डे वॉज लाइक अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी, ठीक है, हरक्यूलियन टास्क फॉर मी। टू कट अ गॉडियन नॉट। नॉट का मतलब क्या है? नॉट इज गांठ, कोई नॉट बांध दिया जाता है, उसको खोलना है। तो टू कट अ गॉडियन नॉट, इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना ताकत लगा के, फोर्स लगा के। अब ये जो गॉडियन नाम किस पे पड़ा है? ये नाम पड़ा है गॉडियस पे, ठीक है। गॉडियस एक किंग थे, ठीक है। गॉडियस ने एक चैलेंज रखा था। ही वॉज द किंग ऑफ एशिया, ठीक है। गॉडियन ने अपना एक चैलेंज रखा था कि एक नॉट बनाया था, ठीक है, और गॉडियस के नाम पे ही गॉडियन नॉट पड़ा है। गॉडियन नॉट एक ऐसा नॉट, एक मतलब एकदम बहुत पजलिंग चीज, ओके, बहुत दुविधा वाली चीज। तो ये गॉडियन नाम पड़ा है गॉडियस किंग के नाम पे। तो गॉडियस ने एक नॉट बनाया था और बोला था कि जो भी इस नॉट को खोल देगा उसे एशिया का किंग बना दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए, नहीं खोल पाए, तो अंत में अलेक्जेंडर आते हैं।
ठीक है, अलेक्जेंडर भी उस नॉट को नहीं खोल पाते हैं, लेकिन लास्ट में वो क्या करते हैं, खोल तो नहीं पाते हैं, वो गांठ बहुत उलझा हुआ था, तो अंत में तलवार से उस नॉट को काट देते हैं अलेक्जेंडर। तो प्रॉब्लम को तो वो सॉल्व कर रहे हैं बट बाय फोर्स, गांठ तो वो नहीं खोल पाए, अंत में उन्हें क्या करना पड़ा, गांठ को काटना पड़ा। टू कट अ गॉडियन नॉट मतलब किंग गॉडियस के द्वारा बनाए गए नॉट को खोलना, इसका मतलब क्या है, टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और वो भी कैसे, बाय फोर्स, ताकत लगाकर, जो अलेक्जेंडर ने किया भी। खुद से तो गांठ को नहीं खोला उन्होंने, लेकिन फोर्स लगा के तलवार से काट के खोल दिया। टू कट अ गॉडियन नॉट का मतलब होता है टू डू अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, ओके, ताकत लगा के। टू मेक, उसे समझाना, ये तो वही बात हुई कि गॉडियन नॉट को काटना, जैसे बोलते हैं ना, उसे समझाना, पत्थर पे दूब जमाना, मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एडोनिस, ये एडोनिस, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ही हैज एडोनिस लुक्स। एडोनिस लुक्स मीन्स एडोनिस वाज अ कैरेक्टर, अ ग्रीक कैरेक्टर, ठीक है। एडोनिस हमारे ग्रीक में एक कैरेक्टर थे, और वो किस लिए जाने जाते थे, अपने हैंडसमनेस के लिए। ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन, एडोनिस। एंड एफ्रोडाइटी है, एफ्रोडाइट, शी इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव, एंड एफ्रोडाइटी फॉल्स इन लव विथ एडोनिस। एफ्रोडाइटी लव करने लगती है एडोनिस को, क्यों, क्योंकि एडोनिस इज अ वेरी हैंडसम पर्सन। तो जब भी कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम है, तो उसको हम बोलते हैं ही हैज एडोनिस लुक्स। एडोनिस कैरेक्टर किस चीज के लिए जाने जाते थे, अपने हैंडसमनेस के लिए, बहुत स्मार्ट थे। इसी वजह से एफ्रोडाइटी, द गॉडेस ऑफ लव, ओके, शी फॉल्स इन लव विथ एडोनिस। और बाद में जो एफ्रोडाइटी के लवर होते हैं वो एडोनिस को मार ही देते हैं जान से। तो एडोनिस लुक्स मीन्स वेरी हैंडसम। हिज एडोनिस लुक्स मतलब उसका हैंडसम लुक्स उसे सबके बीच में फेवरेट बनाया हुआ था, सबकी तरफ से उसको सपोर्ट मिलता था। इट वॉज जस्ट ड्यू टू हिज हैंडसमनेस एंड स्मार्टनेस, सब लोग उसको फेवर करते थे। तो जब भी कोई पर्सन बहुत हैंडसम है, तो उसको हम बोलते हैं एडोनिस लुक्स है, इसमें हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन आपने ग्रीक वगैरह में थोड़ी कहानी वगैरह सुनी होगी। तो ट्रॉय एक शहर था जिसको कब्जा कर लिया था ग्रीक्स ने। द ग्रीक्स कैप्चर्ड द सिटी ऑफ ट्रॉय, और जो ट्रॉय के लोग हैं उसको क्या बोलते थे, ट्रोजन, ठीक है। जो ट्रॉय एक शहर है, ट्रॉय के लोग को, द पीपल ऑफ ट्रॉय, दे वर नोन एज ट्रोजन। यहाँ पे लिखती हूं मैं, तब ये चीजें याद रहेगी। ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर्स में भी आप देखते हो ना, ट्रोजन हॉर्स यूज करते हैं, ऐसा वायरस जो कि आपको लगेगा कि अच्छा है, बट वो लास्ट में जाके आपको धोखा दे देता है। ट्रॉय एक सिटी था, एंड द पीपल ऑफ ट्रॉय को क्या बोलते थे हम, ट्रोजन। और ग्रीक लोगों ने ट्रॉय पे कब्जा किया था, ठीक है। ये ग्रीक ट्रॉय पे कब्जा करने आए, तो शुरू में तो दिक्कत हुई, तो ट्रॉय के लोग को लगा ना कि ग्रीक वापस लौट के चले गए हार मान के। लेकिन ये ग्रीक लोग क्या करते हैं, एक वुडन हॉर्स बनाते हैं, एक बड़ी सी वुडन हॉर्स बनाते हैं, और उस वुडन हॉर्स में छुप कर फिर से ट्रॉय सिटी पे घुसपैठ करते हैं, ट्रॉय सिटी में एंटर करते हैं। और ट्रॉय के जो लोग हैं ना, वो तो सोचते हैं कि ये तो वुडन हॉर्स है, नकली हॉर्स है, बट ये वुडन हॉर्स के अंदर ये सारे ग्रीक सोल्जर्स छुपे होते हैं, ठीक है। और ट्रॉय सिटी में एंटर करके और ट्रॉय को कब्जा कर लेते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स उसी को बोलते हैं, समथिंग दैट इज यूज सीक्रेटली। हमारे ग्रीक्स ने ट्रोजन हॉर्स को यूज किया था। एक ट्रोजन हॉर्स इज अ वुडन हॉर्स, एक नकली हॉर्स, जिसको ग्रीक्स ने वो हॉर्स बनाकर ट्रॉय सिटी में एंटर किया था, ठीक है, सीक्रेटली। तो ट्रोजन हॉर्स इज समवन या समथिंग जिसको हम सीक्रेटली यूज करते हैं इवल इंटेंशंस के लिए। तो ही वॉज यूज्ड एज अ ट्रोजन हॉर्स, बॉस ने उसको ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज किया, ठीक है, अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए सीक्रेटली। तो ट्रोजन हॉर्स इज अ हॉर्स, समथिंग दैट इज यूज चोरी छुपे, सेल्फिश मोटिव्स के लिए। जैसे कि हमारे ग्रीक सोल्जर्स ने किया था इस ट्रोजन हॉर्स का यूज कहाँ पे एंटर करने के लिए, ट्रॉय में, ट्रॉय को, और ब्लास्ट में वो कब्जा भी कर लेते हैं। जैसे आप देखोगे, थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, ट्रोजन हॉर्स हम कंप्यूटर उसमें भी यूज करते हैं। जो शुरू में लगेगा कि ये कुछ अच्छा है, लेकिन बाद में जाके वो डिस्टर्ब करेगा कंप्यूटर को, एक वायरस है ये। तो ग्रीक के हमने सारे वर्ड्स किए, याद रखना। हरक्यूलियन को जोड़ देना। हरक्यूलियन किससे जुड़ा, हरक्यूलिस वॉज पर्सोनिफिकेशन ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ।
तो हरक्यूलियन टास्क ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत की जरूरत है, डिफिकल्ट टास्क। और गॉडियस के नाम पे पढ़ा है, किंग गॉडियस ने एक गांठ बांधा था और बोला था जो खोल देगा उसे एशिया का किंग बना दिया जाएगा, बट अलेक्जेंडर खोल नहीं पाए, उसको काट देते हैं। प्रॉब्लम तो अलेक्जेंडर सॉल्व कर दे रहे हैं बट काट कर गांठ को। एडोनिस वॉज अ कैरेक्टर जो बहुत हैंडसम थे, तो किसी भी पर्सन को बोलते हैं ना एडोनिस लुक्स है, मतलब बहुत हैंडसम है। और ट्रोजन का तो कहानी मैंने बता दिया ग्रीक से रिलेट करके। तो ग्रीक माइथोलॉजी से बहुत सारे हमारे इडियम्स निकल के आते हैं। चलो अपने चलते हैं हम नेक्स्ट वाले इडियम पे।